नमस्कार। चलिए पढ़ते हैं सीडीपी पेपर 1 जो 11 और 12 जनवरी 22 को हुआ था। वो उस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सीटेट की वेबसाइट से निकालकर जो ओरिजिनल पेपर है उसी की प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये फेक है, ये रियल है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सीटेट में हमेशा प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। अगर इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आपका सीटेट पहली बार में ही अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों की तुलना में सटीकता से मापा जा सकता है। उसी में तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। विकास का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए अलग अलग होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांग मारना सीखती है। तो फुटबॉल करने से पहले क्या करती है? कूदती है और फिर छलांग मारती है। तो क्या होती है? सेंटर से लेके दूर जा रही है। ये क्या हो गया? समीप दूराभिमुखी। ठीक है, फिर उसके अंदर विकास की प्रक्रिया है। इसमें लिखा है कि नहीं है, नहीं को ध्यान देना है। निम्नलिखित विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास अनुवांशिक व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, ऐसा बिल्कुल सही है। विकास कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, हाँ बिल्कुल सही है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, नहीं ये गलत है। सार्वभौमिक नहीं होती है, सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, एक समान भी नहीं होती है। तो इसका, और ये कह रहा है कि नहीं, मतलब कि यही वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो औपचारिक रूप, बहुत औपचारिक रूप व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है, बिल्कुल सही है। ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर पहला सही होगा। कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? मूर्त के लिए क्या करना चाहिए? मूर्त वाली सोच रखना चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, बिल्कुल यही करना चाहिए। अमूर्त नहीं देना चाहिए, अमूर्त देंगे तो नहीं समझ में आ जाएगा। जटिल वर्गीकृत करेंगे तो नहीं आ जाएगा। तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ हो, ये भी नहीं देना चाहिए। उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, ये चल जाएगा। ठीक है, उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, बिल्कुल। चलिए अगला चलते हैं। मूर्त संख्या बच्चों के लिए शिक्षिका को ऐसी समस्याएं ढूंढनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करने चाहिए, चलेगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, ऊपर वाले में ये कह रहा है वस्तुओं और विचारों के जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए, ये भी चल जाएगा, कुछ हद तक ये भी सही रहेगा। लेकिन उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, ठीक है, ये सही है। मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। कह रहा है कि जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब वह साइकिल शब्द सुनकर अपने मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बना लेता है। कौन सा होगा? पूर्व संक्रियात्मक होगा, ठीक है। क्यों? कि उसमें प्रतीकात्मकता की भावना आ जाती है, पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकात्मकता की भावना आ जाती है, ठीक है। अब अगला चलिए चलते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल जेडपीडी। प्रश्न क्या है? आनव 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका उसका मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वागोस्की के अनुसार यह कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है? तो यह जेडपीडी को दिखाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र।
लेव वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग क्या है? तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति की निष्क्रिय प्रक्रिया है, अभ्यास द्वारा उद्दीपन स्टिमुलेशन प्रक्रिया, रिस्पॉन्ड नहीं है, ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है। हंसा अच्छा करती है कि दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहिए? हंसा अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। किस चरण में है? पारंपरिक में है, पूर्व पारंपरिक में आती है, क्योंकि वो क्या चाहती है? नहीं, अच्छा देखा जाना है ना, सॉरी। इसमें क्या होता है? पहला होता है, देखिए कोहल वर्ग में जो होता है, कोहल वर्ग में पहला जो होता है, पूर्व पूर्व में क्या होता है? ये दंड होता है और पुरस्कार होता है। दूसरा होता है टीट फॉर टैट, इसमें होता है दूसरा वाला जो होता है परंपरागत। ये पूर्व परंपरागत हो गया, परंपरागत। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अच्छा बनना, गुड बनना है, ठीक है, और जो नियम है उसको फॉलो करना है। मतलब तुम मेरे दोस्त हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मेरे दोस्त हो तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन तुमने गलती किया है तो सजा तुमको मिलेगी। तीसरा क्या है? ये सार्वभौमिकता वाला हो गया। और ये होता है कि नियम को फॉलो करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुड वाला। ये किस में आ जाएगा? पारंपरिक में, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, ये वाला आ जाएगा। ठीक है। तो अब 10वां नंबर क्या कर रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप क्या होता है? सामाजिक होता है। बिल्कुल सही बात है, मानकीकृत नहीं होता है। एनईपी 2020 किस पे बल देती है? लचीला बहुस्तरीय पे बल देती है, ठीक है, बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है, संज्ञानात्मक विकास के पहलू पर नहीं देती है, राष्ट्रीय मानकीकरण पर नहीं, कौशल मानक पर भी नहीं बल देती है। देखिए, ये देखिए, अंतर्वैयक्तिक वृद्धि। अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का मतलब क्या होता है? खुद के बारे में, खुद के बारे में समझने की क्षमता। देखिए, इसका मतलब होता है इंट्रा, इंट्रा लिखा है, इंटरपर्सनल लिखा है ना, इंटरपर्सनल लिखा है, इंटेलिजेंस। अंतर्वैयक्तिक है तब ये नहीं होगा, खुद को समझने के लिए नहीं होता है, दूसरों के विचारों को समझने की इच्छा हो जाएगी। जब अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक वृद्धि, इसको ध्यान देना है। इंटरपर्सनल लिखा है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जब आ जाएगा तो अंतर्वैयक्तिक ये कौन सा हो जाएगा? कि दूसरों के विचारों की क्षमता आ जाएगा। और वही अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा तो खुद के विचारों को समझने की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा गलती हो जाएगी। वाइगोस्की में संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? ठीक है, भाषा की भूमिका है, भाषा और सामाजिक संस्कृति की भूमिका अहम होती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बच्चों को के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, आकलन करना है ना, तो अंतःक्रिया भी, प्रोजेक्ट भी, पोर्टफोलियो भी, आत्म आकलन, मतलब सारे हो जाएगा। ठीक है, सबका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? ठीक है, कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, हो जाएगा। तुलना की जानकारी नहीं देता, रटने की क्षमता नहीं देता, असफल पुष्टि की पहचान की जा सके नहीं देगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? देखिए, बाधक लिखा है, तो कक्षा में अनुशासन एक दूसरे के सम्मान पर आधारित है? बिल्कुल नहीं। सभी शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा शास्त्र सामग्री केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरत के लिए यही है। ठीक है, यही बाधक है, कुछ विद्यार्थियों की जरूरत नहीं है, ये सभी विद्यार्थियों की जरूरत है। देखिए, कह रहा है कि हाशिए, हाशिए के समूह के विद्यार्थियों के लिए बाधा उत्पन्न करता है। क्या? शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों की क्षमता, भाग लेने के अवसर और सामाजिक भर्ती का है, यही होगा। सामाजिक इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जो सोशल स्टिग्मा होती है, यही ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। अब कह रहा है कि अधिगम सुसंगत लिखने की क्षमता सीधे प्रभावित करती है, तो कौन सी? डिस्ग्राफिया करती है। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया में होता है कि कोई अंग काम नहीं कर रहा है। डिस्लेक्सिया में क्या होता है बताइए? डिसकैलकुलिया में, कैलकुलेशन में, डिस्लेक्सिया में पठन में प्रॉब्लम होती है। ठीक।
एक निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? अभी श्रवण विद्यार्थियों को में भाषा उत्पन्न करेगा, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आप बताइएगा, ठीक है। अब चलिए अगला है, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? धीमी समझ होती है? बिल्कुल नहीं। प्रतिभावान है तो तेज समझेगा। जिज्ञासा की कमी? ऐसा नहीं। आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति? नहीं। सोच में सटीकता की आवश्यकता? हाँ, यही होती है उसमें, ठीक। अब कह रहा है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्न में से किससे बचना है? देखिए, किससे बचना है? संकल्पना, मानचित्रण, संदर्भहीनता से बचना है। कोई भी चीज संदर्भ सहित होना चाहिए, संदर्भहीनता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों के संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो लर्निंग के कॉन्सेप्ट को देखिए, इसको ऐसे पढ़िए, विद्यार्थियों में एक लर्निंग के कॉन्सेप्ट को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछली जानकारी को बीच संबंध बनाने से बचे नहीं, गलत बात है, संबंध बनाना चाहिए, ठीक है। नियमों को समझने और कॉन्सेप्ट की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। नहीं, नियम समझने से थोड़ी मतलब, विषय वस्तु और मिश्रित कर दें। मूर्त और जटिल रूप में सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। अवधारणाओं को परिभाषित करने, नियमों को समझने, अच्छा नियम समझना है, और अवधारणा कॉन्सेप्ट की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। हाँ, ये सही होगा। ये जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। विषय वस्तु, आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित कर देंगे तो और कंफ्यूज हो जाएगा लड़का, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सा कारक? बोरियत जिम्मेदार नहीं है, ऐसा तो है, जिम्मेदार है। तनाव जिम्मेदार है, भय जिम्मेदार है, जिज्ञासा जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। एक कंसेप्ट को पढ़ाते समय, संप्रत्यय जहां भी लिखा रहता है मैं कंसेप्ट पढ़ता हूँ, एक कंसेप्ट को पढ़ाते समय शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिससे उसकी कंसेप्ट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को कहा जाता है क्या? एक अपवाद कहा जाता है, एक भ्रांति कहा जाता है, एक आद्य रूप कहा जाता है। आद्य रूप का अंग्रेजी होता है प्रोटोटाइप, ठीक है ना, जैसे प्रोटोकॉल कहते हैं ना, वैसे ही आद्य रूप कहा जाता है, ठीक है। गैर उदाहरण तो होगा नहीं, ठीक। अब देखिए, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, मतलब एक दिए हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमता पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्न में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? घोषणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञा, ये क्या है? मेटाकॉग्निशन होगा, हाँ, अधिसंज्ञा को बढ़ा रहा है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में की अवधारणा करते समय ये जो है एनईपी 2005 निम्न किस पर महत्व देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, न कि बार बार अभ्यास, रट और उत्तेजन प्रतिक्रिया संग, इन सब चीजों पर भाव नहीं देती है, ठीक है। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताए, ऐसा नहीं है। ऐसे संकेतों को प्रासंगिक स्टीम वियोजित जानकारी को वियोजित खंडों में, वियोजित नहीं नियोजित खंडों में विभाजित करें। ऐसे संकेत दो जो प्रासंगिक स्कीमा या संरचना को सक्रिय करे। हाँ, यही सही होगा, ठीक है। 28 नंबर, पहला स्टेटमेंट है कि अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। भ्रांतियां और अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती नहीं, गलत है, तो ये सही है, मतलब तीसरा नंबर सही है, ठीक। अधिगम असहायता लाचारी अधिगम जो लर्निंग है, असहायता और लाचारी महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, तभी वह ऐसा होगा, ठीक। उसके बाद से
निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? देखिए, माता पिता का दंड ये बाह्य प्रेरणा है। ये रुचि, गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, ये तो सही है। प्रशंसा के लिए अध्ययन गलत है, पुरस्कार के लिए गलत है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, ये और ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है और वो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए जो 2022 में 11 जनवरी को पूछे गए थे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अब 12 जनवरी वाला पेपर देखते हैं। 12 जनवरी का पेपर है, देखिए 12 जनवरी का पेपर, ठीक है, सीडीपी का है और इसका पहला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर लेती है, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा विकास के पक्के तौर पर निलंबित है, ऐसा नहीं है। विकासात्मक परिवहन सटीक आयु की भविष्यवाणी करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी बच्चों का विकास एक जैसे नहीं होता, एक ही टाइम पे नहीं होता और इससे भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है। तो हम इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ उसने लेट समझा तो उसकी मतलब विकास को हम निलंबित कर देंगे, और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि भैया इससे भविष्यवाणी हो जाएगी कि बच्चा बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब मध्य बाल्य का काल क्या है? देखिए मध्य, अभी देखो बाल्यावस्था है, एक तो होता है पूर्व, एक मध्य और एक उत्तर। तो ये होता है, कौन सा होता है बताइए? ये होता है 2 से 6, ये होता है 6 से 11 और ये होता है 11 से 14। ठीक है, तो ये मध्य वाला कौन सा हो जाएगा? 6 से 11। ठीक, कह रहा है कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और प्रभावों की परिकल्पना कर सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं। प्रभावों की, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से प्रतियोजन बनाना, ऐसा नहीं कर सकती है। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, ऐसा नहीं कर पाएगी। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है, हाँ, क्योंकि वो किसमें है? 5 साल की है तो बाल्यावस्था में है, या अगर पियाजे के अनुसार देखेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, तो वो कर पाएगी। प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार हमेशा परिवार होता है। ठीक है, पियाजे का वह सिद्धांत जिसमें एक बच्चा नए अनुभव बोध करने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, उसको कहते हैं एकोमोडेशन, समायोजन कहते हैं, अनुकूलन नहीं कहते हैं। ठीक है, अप्सा आलू की चिप्स दिखाते हुए कहती है तितली है। जिन पियाजे के अनुसार यह प्रतीकात्मकता विचार किस अवस्था में आती है? यह आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। प्रतीकात्मक विचार आ जा रहा है कि मतलब किसी चीज को सोच रही कि वही है। जैसे जहाज को देख के किसी ने बताया कि जो उड़ता है वो जहाज है, तो अगर उसने देखा कि अरे चिड़िया उड़ रही है तो जहाज है, उसको क्या है? वो प्राथमिकता वाली चीजें, प्रतीकात्मकता की चीजें देखती है, इसीलिए वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है ये चीजें हमेशा। ठीक है, अब एल वाइगोस्की के अनुसार किन कारकों बच्चों को संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा और संस्कृति दोनों को, तो एक और दो यही सही होगा। स्कीमा गठन में बदलाव, उद्दीपन, रिस्पॉन्ड, ऐसा नहीं होता है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एल वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अध्ययन के किस पर बल देता है? पुरस्कार, सजा, वेतन, प्रत्यायन, सहकर्मी, बातचीत और पाठ, वही सही है। ठीक, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, किसी की कोई भूमिका नहीं होती, गलत। एक निष्क्रिय भूमिका होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। सहयोगात्मक कक्षा निर्माण करता है, तानाशाह की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, उस तरह की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन विन्यास के चरण को रेखांकित करता है। उस तर्क की पहचान करें, कौन सा तर्क है जिसकी पहचान करें कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सामाजिक अनुबंधन विन्यास के चरण को रेखांकित करता है। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। आदर्श, पारस्परिक समझ, आपस में समझ। ठीक है, व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। मानव देशों कानून और लचीले उपकरण है। लॉरेंस कोहलबर्ग, सॉरी
ये देखिए क्या है, इसको फिर से काटिए, देखिए ये क्या कर रहा है, सामाजिक अनुबंधन विन्यास। नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन विन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो यह क्या करता है, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून लचीले उपकरण, यही करता है। ठीक है, अब देखिए 11 कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुविधिक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की अमूर्त विचार, बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर लेते हैं। तो सृजनात्मकता तो ऐसा कुछ है नहीं, स्थानिक में नहीं होता है, प्रकृतिवादी तो कुछ और हो गया। तर्क शास्त्रीय एवं गणितीय वाले। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं, इसे शिक्षक के लिए एक संसाधन है, न कि बाधा, बोझ या समस्या है। ठीक है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर कर देता है और लड़कियों को साफ सुथरा। ये है जेंडर बायसनेस, जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, कह रहा है कि आकलन के संदर्भ में एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षा करती है। ठीक है, योगात्मक परीक्षा लेना और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, यह स्वीकार कर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। एक शिक्षिका अपने कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। स्वीकार करते हुए भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, अकादमिक दक्षताओं पर नामांकन व पृथक्करण करके, शारीरिक दृष्टि विशेष स्कूलों में भेज के, प्रतिस्पर्धा को बढ़ा के, ऐसा नहीं है क्षमताओं नामांकन व पृथक्करण करके नहीं है। यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। समावेशी शिक्षा में किसकी मतलब आवश्यकता है। सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण, अलगाव, रूढ़िवादिता। अनुकूल माहौल, ठीक है, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, जो ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनकी पहचान किस क्षेत्र में आने वाली चुनौती से की जा सकती है। दीर्घ कार्य को लंबे समय तक जारी रखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वे विद्यार्थी जिन्हें पठन में अधिक कठिनाई होती है, वे सफल समावेशन के लिए किसकी आवश्यकता है। सॉरी, वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिकतम कठिनाई होती है, उन्हें सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए, पठन क्षेत्र में अधिकतम कठिनाई हो रही है तो उन्हें बहुभाषी अनिवार्य शिक्षा, भाषाओं की बहुभाषी विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों में उचित छूट किसकी आवश्यकता है। दंड का बार बार प्रयोग, अस्थायी अलगाव, बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा। हाँ, यही होगा, क्योंकि देखिए उनको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उन्हें कोई और भाषा दे दी जाए या कोई और चीजें दे दिया जाए जिससे कि पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद से उपकरणों की सहायक तकनीकी की पहुंच को अनुकूल करने के लिए निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है। ठीक है, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए, जैसे देखिए जो हमारे पास उपकरण है और सहायक तकनीकी की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए किसके समावेशन में मदद थी। जो दृष्टिबाधित है, बिल्कुल, जो असाधारण प्रतिभा इनकी भी पड़ती है, विद्यार्थी न्यूनतम क्रियाशीलता वाले सबके लिए पड़ती है। ठीक है, अब कहेंगे कि असाधारण प्रतिभा वाले हैं, तो असाधारण का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। इसको कई लोग बोलेंगे कि इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी, तो इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि कई बार ये असाधारण वाले बड़े उल्लू टाइप का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ाने से पहले मैं इसको बताता हूँ। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे कि इसको नहीं लगा सकते हैं,
ठीक है, ये नहीं लगा सकते हैं क्योंकि असाधारण व्यक्ति को तो जरूरत नहीं पड़ रही थी 1 2 3। अब इसमें 1 2 3 वाला ऑप्शन कोई नहीं है तो इसलिए हमने ये लगाया है, वैसे अगर ये नहीं रहता तो चल जाता। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। प्रतिभाशाली, आसान और बहुत सामग्री देना, गलत बात है। सही युग्म है। स्वलीनता वाले को अगर बार बार बदलते रहेंगे तो फिर तो उसको उचित चित्रों का आधार, वाक्यहीन। देखिए पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों, अगर स्वलीनता वालों को एक ही चीज में लीन हो जाएंगे, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहेंगे तो सही रहेगा। हाँ, उत्तम चित्रों नहीं, वाक धैर्य प्रक्रिया देना पर्याप्त होता है। अधिगम तब प्रभावी होता है जब बाहरी अधिगम तब प्रभावी होता है जब बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा स्वयं निर्धारित के अवसर दिया जाता है, जब वो स्वयं तब ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण है। सूचना निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बुद्धि लब्धि की आईक्यू की गणना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, क्या रहा है एनईपी 2020 के अनुसार बदलाव का प्रस्ताव रखती है। किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? रटकर मानकीकरण ऐसा नहीं है। सीखना कैसे, ये कैसे सीखना है इसकी देती है। अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? तो उच्च क्रम चिंतन कौशल के, न कि निचले घोषणात्मक या प्रतीकात्मकता। प्रक्रियात्मक क्या होता है? प्रोसीजरल, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संशोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थिति बनाना कि जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने में प्रतिबंधित महसूस करें। ठीक है, विषय वस्तु को शिक्षक केंद्र शिक्षा के माध्यम से बना। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, बच्चों के केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऐसी परिस्थितियां जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, बिल्कुल यही सही होगा। सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका की उपेक्षा करना नहीं, उपेक्षा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, 26 देखिए निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका का बढ़ावा दिया जाना चाहिए? किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? ठीक है, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख। हाँ ठीक है, यही होगा। एक शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों में क्या पैदा करना चाहिए? अलगाव, जुड़ाव, बहिष्करण। जुड़ाव। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थी को अधिगम की अपेक्षा की जाती है, जो पहले से जानते हैं और बीच में स्थापित करने में सुसाध्य करें। पूरे ज्ञान की अवधारणाओं को अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाती है, ऐसा नहीं है। तो ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही युग्म है? देखिए दंड से बचाव, ये बाह्य प्रेरणा है। नकद पुरस्कार बाह्य प्रेरणा है। जिज्ञासा बाह्य प्रेरणा है। रुचि आंतरिक प्रेरणा है। सही है। देखिए इससे बाह्य और आंतरिक से कितना क्वेश्चन आ गया है एक ही पेपर में। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, प्रतिस्पर्धा, सफलता के लिए इनाम, ये सही होता है। तो इस तरीके से हमने सारा क्वेश्चन लगा लिया। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अभी हम इस तरीके से हमने टोटल अभी तक 10 पेपर सेट लगा दिए हैं। तो आप लोगों को अगर इसकी तैयारी कर लेंगे अच्छे से तो मेरा मानना है कि आप लोगों का CDP अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।